नमस्कार, मैं हूं स्वाति भाटिया रावत और राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में भारत ने किया नया विश्व कीर्तिमान स्थापित। 9 शोधकर्ताओं को मिले नासी स्कोप्स यंग साइंटिस्ट अवार्ड। वैज्ञानिक अब स्कूल और कॉलेज के बच्चों से बांटेंगे अपना ज्ञान। त्वचा पर पैच लगाकर किया जा सकेगा इलाज। हिमालय क्षेत्र में खोजी गई छिपकलियों की 16 नई प्रजातियां। और इस सप्ताह खोज खबर में हम चर्चा करेंगे ग्राउंड लेवल ओजोन के बारे में। और अब खबरें विस्तार से। रावत भाटा स्थित राजस्थान परमाणु बिजली घर की 5वीं इकाई ने 765 दिन लगातार विद्युत उत्पादन कर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। इससे देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की साख पूरे विश्व में बढ़ी है। पेश है ये रिपोर्ट। रावत भाटा स्थित राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन ने बिना रुके लगातार 765 दिन तक विद्युत उत्पादन करके विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। बिना रुके अधिकतम समय तक काम करने वाले परमाणु रिएक्टर्स में अब विश्व में इसका दूसरा स्थान है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन रावत भाटा की यूनिट 5 220 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। इसे फरवरी 2010 में 1200 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया था और तभी से ये 95.5% क्षमता के साथ काम कर रहा है। तब से ये रिएक्टर 8 अरब 66 करोड़ 30 लाख यूनिट विद्युत का उत्पादन कर चुका है। ये रिएक्टर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत काम करता है। आधुनिक समय में बना हुआ आधुनिक रिएक्टर, परफॉर्मेंस की नई परिभाषाओं को पूरा करने वाला रिएक्टर, सुरक्षा की नई परिभाषाओं को पूरा करने वाला रिएक्टर, 2 साल से ज्यादा 765 दिन लगातार चलना कोई मामूली बात नहीं। तो भी मैं इस उपलब्धि को सांकेतिक मानता हूँ। 765 है, 766 भी हो सकता था, 720 भी हो सकता था। हमने, जैसा मैंने अभी कहीं और कहा, आज पूरे विश्व में 10 ऐसे रिएक्टर हैं जो कि 500 दिनों से ज्यादा चल चुके हैं। उसमें 3 हमारे भारत के हैं। 2 अगस्त 2012 से 6 सितंबर 2014 तक इसने बिना रुके लगातार चलकर 4 अरब 25 करोड़ 80 लाख यूनिट विद्युत का उत्पादन किया, जिसने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 25 लाख घरों को रोशन किया। इस विद्युत को बेचकर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 1225 करोड़ रुपए की आय अर्जित की। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की ये एक अनूठी उपलब्धि है। विश्व में ऐसे केवल 10 परमाणु रिएक्टर हैं जिन्होंने लगातार 500 दिन से अधिक समय तक काम किया है। इस रिएक्टर की जीवन अवधि 40 वर्ष आंकी गई है। इस पर सालाना ईंधन और रखरखाव की लागत लगभग 230 करोड़ रुपए आती है। रिएक्टर की इस उपलब्धि पर बोलते हुए परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष श्री रतन कुमार सिन्हा ने कहा कि किसी भी परमाणु रिएक्टर में विद्युत उत्पादन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती। इसलिए परमाणु ऊर्जा हरित ऊर्जा है और ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करने में योगदान देती है। विश्व में बिना रुके लगातार चलने के रिकॉर्ड के हिसाब से कनाडा के पिकरिंग न्यूक्लियर प्लांट का पहला स्थान है, जो 894 दिन तक लगातार चला। हाल ही में 2014 के नासी स्कोप्स यंग साइंटिस्ट अवार्ड से देश के 9 शोधकर्ताओं को सम्मानित किया गया। ये सभी विजेता विज्ञान एवं तकनीक के अलग अलग क्षेत्रों में अपने विशेष कार्यों के लिए चुने गए थे। इस अवार्ड का आयोजन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया और एल्सेवियर द्वारा किया गया। पेश है ये रिपोर्ट। पिछले दिनों दिल्ली में 9 शोधकर्ताओं को वर्ष 2014 का स्कोप्स युवा वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रदान किए। पुरस्कार में एक प्रतीक चिन्ह, प्रमाण पत्र और 75,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। ये पुरस्कार वैज्ञानिक, तकनीकी तथा चिकित्सा संबंधी सूचना उत्पादों एवं सेवा प्रदाता एल्सेवियर और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी भारत NASI द्वारा प्रदान किया जाता है। इस वर्ष नासी स्कोप्स युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए देश भर के अग्रणी शोध संस्थाओं से लगभग 650 आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदन पत्रों का 31 विषय विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया गया।
अब वैज्ञानिक स्कूली बच्चों तक भी अपना ज्ञान बांटेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वैज्ञानिक कम से कम 12 घंटे स्कूल और कॉलेज के बच्चों को व्याख्यान देंगे। इससे बच्चों को भी उनके अनुभव का लाभ मिलेगा और साथ ही विज्ञान में उनकी रुचि और बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने निश्चय किया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पृथ्वी विज्ञान और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में स्कूल कॉलेजों में 12 घंटे व्याख्यान देना अनिवार्य होगा। इस कार्यक्रम के तहत प्रयोगशालाओं तक सीमित रहने वाले वैज्ञानिक अपनी प्रतिभा और अनुभव को विद्यार्थियों के साथ बांट सकेंगे। ये ज्ञान वे निःशुल्क प्रदान करेंगे और नई पीढ़ी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। ये घोषणा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर की। उन्होंने इस अवधि में अर्जित की गई वैज्ञानिक उपलब्धियों और इस क्षेत्र में किए गए नए प्रयासों की जानकारी भी दी। मंत्री महोदय ने महिला वैज्ञानिकों के लिए एक विशेष प्रोत्साहन योजना किरण की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य उनके लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समानता सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि भारत अमेरिका, कनाडा, जापान और चीन के साथ 30 मीटर टेलीस्कोप यानी TMT परियोजना में शामिल हुआ है, जो खगोल विज्ञान की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने न्यूटन भाभा कोष की शुरुआत की है, जिसके तहत भारत और यूनाइटेड किंगडम के संयुक्त प्रयास से रहन सहन के योग्य शहरों तथा शहरीकरण, जन स्वास्थ्य और ऊर्जा जल खाद्य के सह संबंधों पर अनुसंधान किया जाएगा। साथ ही रागी और अरहर की पैदावार बढ़ाने के लिए इंडो स्विस सहयोग की परियोजनाएं लागू की गई हैं। गेहूं के जीनोम को डिकोड किया गया और DNA मार्करों से गेहूं की उन्नत किस्में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब इंजेक्शन या दवा खाने की बजाय हम सिर्फ एक पैच को त्वचा पर लगाकर इलाज कर सकेंगे। कोलकाता के वैज्ञानिकों की एक टीम ने ऐसे म्यूसिलेज बेस पैच तैयार करने में सफलता हासिल की है, जो हृदय संबंधी विकारों के उपचार के लिए काफी कारगर है। इस पैच के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। आमतौर पर दवा मुख से ली जाती है या फिर त्वचा में इसका इंजेक्शन लगाया जाता है। अब कलकत्ता विश्वविद्यालय, ओटावा विश्वविद्यालय कनाडा और पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के वैज्ञानिकों की एक टीम ने पता लगाया है कि त्वचा में म्यूसिलेज यानी श्लेष्मा का दवा भीगा पैच लगाकर ये काम अधिक कारगर तरीके से किया जा सकता है। हृदय संबंधी विकारों के उपचार के लिए ये विधि अधिक सफल सिद्ध हो सकती है। त्वचा पर श्लेष्मा का पैच लगाने का लाभ ये है कि दवा सीधे रक्त में मिलकर शरीर के वांछित हिस्से में पहुंचती है। वो पाचन तंत्र की श्लेष्मा या नाजुक परत को कोई हानि नहीं पहुंचाती। इन वैज्ञानिकों ने अपने परीक्षण में टारो यानी अरबी के घनकंदों से प्राप्त श्लेष्मा का उपयोग किया। उन्होंने डिटियाजेम हाइड्रोक्लोराइड मिले श्लेष्मा हाइड्रोक्सी प्रोपिल मेथिल सेलुलोज यानी HPMC के त्वचा में प्रतिरोपित किए जाने वाले पैच तैयार किए। Recently, I have published one research article on transdermal drug delivery system in International Journal of Biological Macromolecules, published by Elsevier. The topic of the research article is Tarocon's mucilage hydroxypropyl methylcellulose based transdermal patch, an efficient device for delivery of diltiazem hydrochloride. Now, first of all, I would like to tell something about what is mucilage. Because mucilage is generally produced by maximum plants and also microorganisms. अपने परीक्षण में इन वैज्ञानिकों ने अनेक तकनीकों से इन पैचों का विश्लेषण किया। उन्होंने बिना बालों के एल्बिनो चूहों की त्वचा पर ये दवा मिले पैच प्रतिरोपित करके पता लगाया कि इनसे त्वचा पर किसी प्रकार की नुकसानदायक जलन नहीं होती। उन्होंने फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड विश्लेषण करके ये भी पता लगाया कि श्लेष्मा या HPMC की कोई आपसी प्रतिक्रिया नहीं होती। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से उन्होंने त्वचा में प्रतिरोपित किए जाने वाले पैचों का आकृति वैज्ञानिक अध्ययन भी किया। ये भी पता लगा कि श्लेष्मा में दवा की सांद्रता बढ़ाने पर रक्त में दवा भी लंबे समय तक मुक्त होती रहती है। इस परीक्षण से शरीर में सुरक्षित रूप से दवा पहुंचाने की तकनीक की दिशा में नई आशा की किरण दिखाई देती है।
बेंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान तथा अमेरिकी विलेनोवा विश्वविद्यालय ने मिलकर गेको छिपकलियों पर एक विशेष अध्ययन किया है। इस दौरान उन्होंने हिमालय क्षेत्र में गेको छिपकलियों की 16 नई प्रजाति भी खोजी है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु और अमेरिका के विलानोवा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हमारे देश के हिमालयी क्षेत्र में गेको छिपकलियों की 16 नई प्रजातियों की खोज की है। इनके अलावा अनुसंधानकर्ताओं को सामान्य छिपकलियों की भी 16 नई प्रजातियां मिली हैं। गेको छिपकलियों की जो नई प्रजातियां मिली हैं, वे सर्टोडेक्टाइल्स वंश की हैं। इनके पैरों की अंगुलियां मुड़ी रहती हैं। पहले तक उत्तर पूर्वी भारत में इनकी केवल 5 प्रजातियां ही ज्ञात थीं। नई प्रजातियां मिलने से अब इनकी संख्या तिगुनी हो गई है। ये इस क्षेत्र में गेको छिपकलियों की विविधता का सूचक है। भारत में गेको की 80 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो यहाँ पाई जाने वाली छिपकलियों की कुल प्रजातियों का 1/3 हैं। विश्व में सर्टोडेक्टाइल्स वंश में नाना प्रकार की गेको छिपकलियां मिलती हैं। इनमें से लगभग 200 प्रजातियां पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से लेकर दक्षिण एशिया से ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी तक पाई जाती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि गेको छिपकलियों की विविधता का कारण हिमालय पर्वतमाला का बनना है। वे कहते हैं, अतीत की भूगर्भीय घटनाएं जीव जगत पर अपने निशान छोड़ जाती हैं। 5 करोड़ वर्ष पहले जब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट की एशियाई प्लेट से टक्कर शुरू हुई, तो हिमालय पर्वतमाला का बनना शुरू हुआ। जब हिमालय की पर्वतमालाएं 2 करोड़ 30 लाख वर्ष पहले तेजी से ऊपर उठने लगी होंगी, तो इस क्षेत्र में गेको छिपकलियों की प्रजातीय विविधता भी बढ़ गई होगी। इस बात की पुष्टि हिमालय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों से प्राप्त 41 गेको छिपकलियों के DNA विश्लेषण से हुई है। हिमालय पर्वतमाला के ऊपर उठने से नदी नालों में छिपकलियों को छोटे छोटे भूभागों में सीमित कर दिया होगा। इस कारण गेको की नई प्रजातियों का विकास हो गया होगा। वैज्ञानिकों को आशा है कि इस क्षेत्र में गेको की और भी नई प्रजातियां हो सकती हैं। तो इसी के साथ समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। ओजोन प्रदूषण न केवल हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है, बल्कि इसका प्रभाव कृषि पर भी पड़ता है, जिसका सीधा असर आप देश के खाद्यान्न भंडार पर देख सकते हैं। ओजोन प्रदूषण के और ज्यादा प्रभावों के बारे में जानते हैं अपने सेगमेंट खोज खबर में। अगर गेहूं और धान की टनों पैदावार ओजोन के प्रदूषण से बर्बाद ना हो गई होती, तो वर्ष 2005 में 9 करोड़ 40 लाख लोगों की भूख मिटाई जा सकती थी। ये अनुमान भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, अमेरिका के राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान केंद्र और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा लगाया गया है। वैज्ञानिकों के इस दल का कहना है कि वर्ष 2001 से शुरू होने वाले पूरे दशक में यही हाल रहा। ओजोन के उच्च स्तर के कारण गेहूं की फसल को लगभग 35 लाख टन और धान की फसल को औसतन 20 लाख टन पैदावार का नुकसान हुआ। अधिकांश नुकसान मध्य तथा उत्तरी भारत में हुआ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हर साल 6 करोड़ 12 लाख टन खाद्यान्नों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि ओजोन के उच्च स्तर के कारण इसका लगभग 9.2% बर्बाद हो गया। इस अध्ययन में गेहूं और धान के अलावा कपास तथा सोयाबीन की पैदावार के नुकसान का भी अनुमान लगाया गया। ओजोन से संबंधित मामलों के कारण फसलों को औसतन $1 अरब से अधिक का नुकसान होता है। इसमें से सबसे अधिक नुकसान गेहूं और उसके बाद धान की फसल को हुआ। भारत में ओजोन के कारण होने वाला ये नुकसान गहरी चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि उपज की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। विश्व के कुल धान उत्पादन का 22% और गेहूं उत्पादन का 12% भारत में ही होता है। धूप में कुछ प्रदूषकों जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बनों की आपसी अभिक्रिया के कारण ओजोन का उत्पादन होता है। फसल उत्पादन में नुकसान के ये अनुमान क्षेत्रीय केमिस्ट्री ट्रांसपोर्ट मॉडल, नवीनतम नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन सूचियों और जिलों के फसल उत्पादन आंकड़ों के आधार पर लगाए गए।
विभिन्न नाइट्रोजन ऑक्साइड सूचियों के लिए ओजोन सिमुलेशन किए गए। वैज्ञानिकों को कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ओजोन की उच्च मात्रा का पता लगा। वैज्ञानिकों का दल इस नतीजे पर पहुंचा कि ओजोन के कारण गेहूं और धान के उत्पादन में जो नुकसान हुआ है, उससे गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे 27 करोड़ लोगों का पेट भरा जा सकता था। हालांकि इन अनुमानों में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण जानकारी से नीति निर्धारकों को यह संदेश तो मिलता ही है कि ओजोन का उत्सर्जन करने वाले प्रदूषकों पर रोक लगाई जाए। इससे पहले किए गए कुछ अध्ययनों में भी ये पता लग चुका है कि भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्रों और विशेष रूप से गंगा के मैदानी भाग में सतह पर ओजोन का स्तर अधिक है। चिंता का विषय तो ये है कि भारत जैसे विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ साथ ओजोन बनाने वाली गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के कारण भी ओजोन का स्तर बढ़ेगा। ओजोन केवल पौधों को ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं और मनुष्यों को भी नुकसान पहुंचाती है। ओजोन एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। जिस तरह जंग लगने से लोहा बर्बाद होता है, उसी तरह ओजोन भी पौधों और जीव जंतुओं की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। इस गैस के कारण बच्चों और बुजुर्गों को अधिक नुकसान पहुंचता है। अध्ययनों में ओजोन तथा दैनिक समय पूर्व मृत्यु के बीच सीधा संबंध पाया गया है। यदि केवल कुछ घंटे भी ओजोन के प्रभाव में रहा जाए तो उसके कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। श्वसन प्रणाली के लिए ओजोन बहुत हानिकारक है, क्योंकि ये अस्थमा के लक्षणों को बढ़ा देती है, फेफड़ों के काम में बाधा डालती है और उनके ऊतकों को नुकसान पहुंचाती है। ओजोन के कारण सीने का दर्द, खांसी, मतली, सिर दर्द और सीने की जकड़न जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ये हृदय रोग को भी बढ़ा सकती है। आने वाले समय में फसलों को ओजोन के कारण भारी नुकसान होने की संभावना जताई गई है। सन 2009 की एक रिपोर्ट में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE ने गर्मियों में दिल्ली में ओजोन के उच्च स्तर का पता लगाया था। ओजोन का किसी स्रोत से सीधे उत्सर्जन नहीं होता है, इसलिए वाहनों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बनों के उत्सर्जन पर नियंत्रण करना जरूरी है। ओजोन की नुकसान क्षमता को देखते हुए मैक्सिको तथा अमेरिका में स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों में इससे बचने की सलाह दी जाती है। मैक्सिको में बुजुर्गों, बच्चों और सांस तथा हृदय के रोगियों को हवा में ओजोन की मात्रा बढ़ने पर घरों के भीतर ही रहने की सलाह दी जाती है। अमेरिका की राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद, जो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों का ही एक हिस्सा है, स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को हिदायत देती है कि हवा में ओजोन की मात्रा अधिक होने पर लोगों को इसके हानिकारक प्रभावों की जानकारी दें। लेकिन भारत में ओजोन प्रदूषण की इस तरह की कोई सलाह देने की व्यवस्था अभी तक नहीं है। अब इस दिशा में काम किया जा रहा है। और क्या है इस सप्ताह के इतिहास में विज्ञान का योगदान, जानेंगे अपने सेगमेंट इतिहास के पन्नों में। पंद्रह सितंबर 1860 को तत्कालीन मैसूर राज्य के कोलार जिले में भारत के प्रख्यात इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ। उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण और औद्योगिकीकरण में अपूर्व योगदान दिया। उनकी विशिष्ट जन सेवाओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने सन 1955 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। 15 सितंबर का दिन उनके सम्मान में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर 1835 को चार्ल्स डार्विन अपनी ऐतिहासिक यात्रा के दौरान HMS बीगल जलपोत में गलापेगोस द्वीप समूह पहुंचे। वे वहां 5 सप्ताह तक रहे और उन्होंने वहां के स्थानीय जीवों का बारीकी से अध्ययन किया। उन जीवों की विविधता के आधार पर उन्होंने जीव जातियों की उत्पत्ति और विकास का अपना विश्व प्रसिद्ध सिद्धांत सामने रखा। 17 सितंबर 1857 को रूस में अंतरिक्ष के महान स्वप्नदृष्टा कॉन्स्टेंटिन एडुआर्डोविच tsiolkovsky का जन्म हुआ। उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की संभावनाओं के कई नियम सुझाए और कहा कि अंतरिक्ष में रॉकेट तेजी से पीछे छूटती गैस की विपरीत दिशा में आगे बढ़ेगा।
तत्कालीन सोवियत संघ ने उन्हें ब्रह्मांड विज्ञान के जनक का खिताब दिया। 18 सितंबर 1819 को फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी ज्यां बर्नार्ड फूको का जन्म हुआ। उन्होंने 6 जनवरी 1851 को अपने फूको पेंडुलम से यह साबित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने प्रकाश की निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट गति को मापा और यह प्रदर्शित किया कि हवा की तुलना में प्रकाश पानी में धीमी गति से चलता है। 19 सितंबर 1965 को भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ, जिन्होंने अंतरिक्ष में 195 दिन तक रहने का महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड बनाया। वे 9 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष शटल डिस्कवरी में उड़ान भरकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में गईं। वहां रहकर उन्होंने 4 बार स्पेस वॉक भी की। और अब जाने से पहले साइंस एक्सप्रेस में नजर डालते हैं देश विदेश में होने वाली कुछ अन्य मुख्य वैज्ञानिक गतिविधियों पर। भारत का मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर लगातार अपनी मंजिल मंगल ग्रह की ओर बढ़ता जा रहा है। इसी माह 24 सितंबर की सुबह इसका लिक्विड एपोजी मोटर यानी लैम इंजन दगेगा और मंगलयान को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा देगा। लैम इंजन अब तक सफलतापूर्वक अपना काम करता रहा है और आशा है कि इस बार भी अचूक सफलता प्राप्त करेगा। लैम इंजन ने ही चंद्रयान 1 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाया था। मंगलयान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकालकर इसी ने 1 दिसंबर को सुदूर मंगल की ओर रवाना किया। इसके लिए लैम को 7 बार दागा गया। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन का कहना है कि 24 सितंबर को लैम इंजन लगभग 24 मिनट तक दागा जाएगा। इससे मंगलयान की गति घटकर करीब 1.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी और इसके साथ ही मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचकर उसकी परिक्रमा करने लगेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गंगा की सफाई के कार्यक्रम को गंगा सेवा अभियान की तरह चलाया जाएगा। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों की सामूहिक शक्ति से इसे सफल बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री नमामि गंगे एकीकृत योजना की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता है निर्मल गंगा यानी गंगा का शुद्धिकरण। इसके लिए सबसे पहले प्रदूषकों को रोकना होगा। उन्होंने 500 शहरों को भी स्वच्छ बनाने पर बल दिया, जिनमें गंगा के किनारे बसे शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। गंगा सफाई अभियान को उन्होंने पर्यावरण संरक्षण अभियान भी बताया। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा सफाई मंत्रालय ने इसी माह 25 सितंबर को राष्ट्रीय जल संरक्षण तथा जल समृद्धिकरण योजना शुरू करने का निश्चय किया है। 25 सितंबर स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय का जन्म दिवस है। ये घोषणा केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा सफाई मंत्री सुश्री उमा भारती ने की। वे अपने मंत्रालय के निदेशक स्तर के अधिकारियों को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने अधिकारियों को अपने विशद ज्ञान और अनुभव का लाभ मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं को लागू करने में प्रदान करने की राय दी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कहा कि टीबी रोग राष्ट्रीय संकट है। उन्होंने इस रोग के बेहतर प्रबंधन के लिए डॉक्टरों की ईमेल रिपोजिटरी बनाने की घोषणा की। इस रिपोजिटरी से देश भर के डॉक्टरों और सरकार के बीच बेहतर संपर्क बनेगा और रोग की रोकथाम के लिए उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग किया जा सकेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये घोषणा प्रथम राष्ट्रीय टीबी ड्रग रेजिस्टेंस सर्वे के उद्घाटन के अवसर पर की। पुणे नगर निगम ने वैश्विक रासायनिक कंपनी BASF के साथ मिलकर एक महत्वाकांक्षी पर्यावरण मित्र कचरा निपटान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पुणे नगर निगम BASF कंपनी के बनाए आसानी से सड़ निकलने वाले कार्बनिक बैग्स का उपयोग करेगी। इस अवसर पर भारत में BASF कंपनियों के दक्षिण एशिया प्रमुख तथा अध्यक्ष डॉक्टर रमन रामचंद्रन ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत में जहां कचरा फेंका जाता है वहां कुल कचरे का 50% कार्बनिक पदार्थ होता है, जो हवा में सड़ता गलता नहीं। ऐसा कचरा मीथेन गैस बनाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक हानिकारक ग्रीन हाउस गैस है। उन्होंने कहा कि सड़ गलकर कंपोस्ट बन जाने वाले बैग बनाकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। BASF कंपनी यही कर रही है। पुणे नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर श्री सुरेश जगताप ने कहा कि वे पुणे शहर में इन पर्यावरण मित्र बैग्स का उपयोग करके शहर को स्वच्छ बनाने का अभियान शुरू कर रहे हैं। तो
आज ज्ञान विज्ञान में इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, इसके बारे में आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप चाहे तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।